हाँ, तो अब सबको दिख रहा होगा अच्छे से। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो पढ़ने वाले थे। हाँ, भरण पोषण अधिनियम 1956। कल महिमा जी भी क्लास में थे, हम लोगों ने बात की थी, धीरेन भी क्लास में था। आज शारदा क्लास में नहीं है, यहाँ पे पता नहीं क्या वजह है। धारा 18 के अनु अधीन वाद या दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी, यहाँ क्या बात कही गई है? आईपीसी। आईपीसी क्या होती है धीरेन? ये दंड प्रक्रिया संहिता सर, सीआरपीसी है ये तो। दंड प्रक्रिया संहिता क्या होगी? सीआरपीसी क्या बताती है? दंड की प्रक्रिया बताती है, राइट? हेमंत जी, दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर क्या है ये बताओ। सर सर दंड 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 भारतीय दंड संहिता में तो दंड का प्रावधान दिया गया है, और हाँ, सीआरपीसी में दंड कैसे दिया जाए इसका इसका विवरण है। अच्छा। सर दंड संहिता के दंड प्रक्रिया संहिता में तो सर दंड कैसा है और उसके लिए सजा के क्या प्रावधान है ये समझाया गया है। और दंड संहिता के अंदर सर क्राइम किस तरह का है, लाइक चोरी है, लूट है, डकैत है, हत्या है, किस तरह का क्राइम है वो समझाया गया है। मैंने इन शॉर्ट और कहने की सर बात आपकी, इन शॉर्ट बात ये है कि आईपीसी के अंदर दंड की जो दंड के बारे में उसकी परिभाषा दी गई है और दंड प्रक्रिया संहिता में उसकी प्रक्रिया बताई गई है। धीरे, आर यू क्लियर? धीरे सर क्लियर हुआ आपको? इसमें सर, हाँ हाँ सर, हाँ मेरे कहने बताइए। का मतलब ये है कि इसमें, बोलिए अमन भाई, आप ही बोलिए पहले। धीरेन्द्र, पहले आप बोल लीजिए। मैं पहले धीरेन्द्र भाई आप बता दो। सर आप संज्ञेय बोलिए। अपराध और असंज्ञेय में क्या फर्क है? देखो, संज्ञेय अपराध तो वो होते हैं, एक तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, एक ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, गंभीर मामला, और इसमें वार्निंग देके छोड़ देते हैं, और असंज्ञेय में नहीं छोड़ते। हेमंत जी क्लियर है? जी सर। अब हेमंत जी आप क्या बोले थे, आप बताइए। सर अगर हम बेयर एक्ट और आईपीसी और सीआरपीसी पढ़े तो दोनों को एक साथ पढ़ना सही रहता है ना, अगर समझने के हिसाब से। जैसे कि एक ना तरफ ना आईपीसी पढ़ रहे हैं। ना 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 हेमंत जी, मेरी बात जहां तक मैंने जहां तक नॉलेज सीखा है, मानते हैं कि तो सब पढ़नी जी चाहिए, बट मेरा मानना यह है कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि कहाँ उसकी डेफिनेशन दी गई है, कहाँ उसके बारे में बात की गई है, तो जब तक आपको उसकी डेफिनेशन सेक्शन नहीं पता होंगे, तब तक आप उसकी कितनी भी कोशिश कर लो प्रक्रिया नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दंड क्या है, उसका प्रावधान क्या दिया गया दंड के। 375 क्या बताती है? सही है। रेप की डेफिनेशन बताती है, और 376 क्या बताती है? उसकी प्रक्रिया बताती है। सेक्सुअल ऑफेंस में दिया हुआ है ना, कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति करता है तो कब क्या होगा, प्राइवेट इंसान करे तो क्या होगा, देखो पुलिस वाला करे तो क्या होगा, प्रावधान दिए गए हैं ना। हाँ मेन सर आपसे पूछने का बस ये रीजन है, क्योंकि सुना तो हमने काफी है, लेकिन आपको क्या हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है इस चीज का, तो आप सही गाइड दोगे। मेरा कहने का मानना ये है कि आप बैलेक्स को पढ़िए, मगर सबसे पहले तो सिंगल सिंगल पढ़िए, उसके बाद उन दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन कीजिए, कहाँ कौन सी चीज क्या कह रही है, उन दोनों की कड़ी को जोड़ने की ओके कोशिश कब सर। तक कीजिए जब आपको अच्छे से उसके बारे में पता है। धीरे में सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? धीरे आदित्य है। जी सर। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लिखा हुआ है ना, जी मगर 1974 जो दिया हुआ है कि धारा 125 के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता, पहले तो था 1913 अमेंडमेंट हुआ, तत्समान धारा 488 के अधीन कार्यवाही में पत्नी को 488, धारा क्या दी हुई है? 488, 488 अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है ये लाइन के अधीन। हाँ धीरेन बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? बोलिए धीरेन। ये 19 क्या हुआ धीरेन, बोलिए धीरेन। 1973 इसको एनफोर्सेबल कब करा है वो पता है तारीख?
हेमंत जी को आइडिया है कि CRPC कब एनफोर्स हुई थी? नहीं सर, आइडिया नहीं है सर। धीरेन को आइडिया है? उनका चला गया होगा शायद सर। अपन आगे बढ़ते हैं, इस वक्त अभी तो छोड़ते हैं अभी 1 मिनट के लिए, पहले ही पढ़ लेते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं हो। पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए, पत्नी को भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस, भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री मतलब तलाक की एप्लीकेशन दायर की है बीवी ने, और कह रही है कि मेरे पति से तलाक चाहिए और पति से भरण पोषण भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, मेरा बच्चा है इसलिए मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो इस आदेश को इस बात के होते हुए पारित किया गया है, वह अलग रहती है, अपने पति से वह अलग निवास करती है। ऐसी डिक्री या आदेश पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष के ऊपर की काला अवधि के पक्षकारों के बीच सहवास या पुनर्आरंभ नहीं हुआ है। मतलब जो दोनों लोग डाइवोर्स की जो एप्लीकेशन लगाए, महिमा जी और हेमंत जी, जो भी डाइवोर्स की जो एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट के अंदर, 1 वर्ष या उसके ऊपर की समय अवधि है, काला अवधि, दोनों पक्षकारों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है और ना उन लोगों साथ में वो दोनों कभी साथ में रहे हैं। अगर साथ में रहेंगे नहीं तो फिजिकल रिलेशन तो बनने क्या पॉसिबल ही नहीं है। हेमंत जी, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर, वी आर अंडरस्टैंडिंग। एनी डाउट? एनी डाउट्स यू विल आस्क? नो सर। एनीबॉडी? sir, no, sir. डाउट? नो सर। आगे चलें धीरेन? जी सर। जिसको भी समझ में नहीं आए, सरिता जी आपकी स्क्रीन पर माइक दिया हुआ है, अपने माइक को क्लिक करोगे तो आप मुझसे जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको बीच में लग रहा है इस तरह को रोकना है और कुछ बात बतानी है, आप बता सकते हैं। ओके सरिता जी, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 4 जो पॉइंट दिया हुआ है कि उसका विवाह, चाहे विवाह कर संभव हुआ है या नहीं, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? हेमंत जी, इसमें क्या लिखा है कि उसका विवाह हुआ था, उसकी फर्स्ट नाइट विवाह कर विवाह के समय संभव हुआ है या नहीं, उसकी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुस्थापित किया गया था। आपने सुना है 1980 से पहले धीरेन्द्र जो शादियां हुई थी वो छोटी उम्र में हुई थी, याद है? जो लड़की 15 वर्ष से भी छोटी होती थी। जी सर। मगर उसके बाद क्या किया गया, विवाह की उम्र क्या रखी, लड़की की उम्र क्या रखी थी विवाह के समय, विवाह के बाद में क्या रखी थी अभी बीच में? 18 वर्ष। 18। तो 18 वर्ष जो थी, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व का निराकरण कर दिया था। मैंने उसका 18 वर्ष हुए नहीं थे, उससे पहले उसकी शादी कर दी। एक मिनट, हेलो, बोलिए सर, बोलिए दादा, बोलिए बोलिए, आदेश कराइए आप। बस दादा सही है, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? वो हाँ, सब ठीक होगा दादा, महादेव की बस, महादेव सब ठीक करेंगे। आप बताइए, आप बताइए क्या आदेश है, बताइए दादा। हाँ हाँ, मैं देख के बताऊंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर देख के बताऊंगा, ठीक है सर? ओके 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 सर, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग बात करने वाले थे कि आयु प्राप्त करने से पूर्व उसका निराकरण कर दिया गया। सॉरी डिस्टर्बेंस टू यू। 15 वर्ष की जो आयु है वो उसकी, किसी ने हाथ खड़ा किया, किसी को डाउट है? सर मेरा है सर। अब सर अभी क्या है सर? अभी आपने बोला नया 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 हुआ 21 वर्ष हुआ है। हाँ हुआ है ना 21 वर्ष। तो सर वो अब लड़के की उम्र भी, लड़की की उम्र में भी बदलाव हुआ है या लड़की की उम्र में ही बदलाव हुआ है? लड़की की हुआ है
लड़के की उम्र का तो मुझे नहीं आइडिया, बट लड़की की उम्र में 18 वर्ष को 21 वर्ष कर दिया है। मगर ऑफिशियली अभी तक मुझे भी इसका जस्टिफाई नहीं हुआ है, तो जस्टिफाई नहीं होगा, मगर 21 वर्ष सुना है मैंने भी ये चीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आगे अपन पढ़ते हैं, तो ओके सर। मैं पता लगाऊंगा कि भाई एक्चुअल क्या अमेंडमेंट किया, गजट निकला उसमें देखूंगा। तो स्पष्टीकरण जो दिया हुआ है, यह खंड उस विवाह को भी लागू होगा जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976, विवाह विधि अधिनियम कौन सा, 1976 के 68 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित किया गया है। जो प्रारंभ मतलब क्या है, हिंदू विधि के पूर्व में जो विवाह हुए हैं या हिंदू विधि के बाद में, जो हिंदू विधि अधिनियम बनने के बाद में जो विवाह हुए हैं, उनके सारे विवाह विच्छेद सेक्शन इसमें आएंगे। हेमंत जी बताइए, सब लोग हाथ खड़े करिए, बताइए कि विवाह विच्छेद की धारा, विवाह विच्छेद की डेफिनेशन किस धारा में दी गई है। जिसको भी आता है वो अपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिए। धीरेन, केदारमल जी, हेमंत जी, क्या क्लास में पढ़ नहीं रहे, आपको याद नहीं है कि धारा 13 है? सर वो तलाक की है ना? हाँ, विवाह विच्छेद की जो धारा 13 ही तो है, हम वो तो पढ़ रहे हैं। उसके इतने सारे ग्राउंड पढ़ लिए केदारमल जी, आप कल क्लास में नहीं थे, तो आपके जो एप्लीकेशन में कल का जो लेसन दिया था मैंने, उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है, उसको जाके देखिए। सर एक बार कल को अपलोड कर दो सर उसका। धीरेन, वो जो रिकॉर्डिंग है उस एप्लीकेशन में दी हुई है, जो लोग कल क्लास में नहीं थे वो जाके देख सकते हैं। और कोई डाउट है तो मुझे कल क्लास में वापस पूछना कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, तो वापस समझाऊंगा मैं आपको। ओके केदारमल जी, हेमंत जी बताइए। जी सर, श्योर आप सर, कुछ हम एक कह बार रहे फिर से देखेंगे, ध्यान रखेंगे। नहीं सर, ध्यान रखेंगे हम क्लास में पूरा सर। ना, बात ये है हेमंत जी की कल क्लास में आप थे, जरूर जुड़े हुए थे, मगर आपने क्या है कि धीरेन को पूछो, हमने काफी सारी बातें की। धीरेन सही कह रहा हूँ, धीरेन सर हमने काफी सारी बातें की थी टॉपिक पे। राइट सर, कल मैं एक्टिव नहीं था सर, एक्चुअली मैं कोचिंग में था। वो 4:15 शुरू हुई ना, फिर इससे मैंने चालू करके कोशिश की थी। काम आ गया था अर्जेंटली, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारा 13 को, विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्याशी को वैकल्पिक अनुतोष। वैकल्पिक क्या होता है धीरेन्द्र? ऑप्शनल। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी पर, अर्जी माने एप्लीकेशन, उसी दशा को छोड़कर जिसमें अर्जी धारा 13 को उपधारा 1, 2 जो हमने पढ़ी है, 6, 7 में वर्णित आधारों पर है। अब जो आधार जो थे वो आधार कौन कौन से थे आपने पढ़े भी थे। सेकंड कौन सा है कि पत्नी के साथ पति जो है वो शादी के बाद में बलात्कार, गुदा मैथुन, पशुगमन का दोषी रहा है, उस ग्राउंड पे भी पत्नी अपने पति से डाइवोर्स की मांग कर सकती है और कोर्ट में अर्जी दायर कर सकती है। नंबर 3 वो भी हमने पढ़ा है, दोनों के बीच में 1 साल के बीच में कोई भी सहवास या पुनरारंभ नहीं हुआ है। नंबर 4 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, वो शादी धीरेन शून्य है, वैध नहीं है, वो शादी को वैध नहीं मान सकते। यदि न्यायालय में मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत समझा जाता है, जो कोर्ट खुद के विवेक के अनुसार चीजें समझता है और वो ग्राउंड देखता है, रिलेवेंट फैक्ट्स देखता है कि दोनों पति पत्नी अलग होना क्यों चाहते हैं धीरेन्द्र, उसके ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट एविडेंस जिसने आरोप लगाया है, अगर पत्नी ने आरोप लगाया है तो उसके वकील को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका पति के साथ में अन्याय किया है ना धीरेन्द्र? सही है ये बात? जी सर। सर कोर्ट दूसरे पक्षकार की बात को सुनेगा, उसके बाद में निर्णय देगा।
दोनों पक्षकार की बात सुनेगा धीरेन, वो दोनों पक्षकार की बात सुनेगा और दोनों पक्षकार की बातों को सुनने के बाद मद्देनजर रखते हुए वो उन चीजों को रिलेवेंट फैक्ट को जानने की कोशिश करेगा कि वो फैक्ट्स क्या बता रहे हैं और एविडेंस क्या प्रूफिंग है। कभी कभी आप सुनते हो कि मोस्ट ऑफ केसेस में हेमंत जी लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप रिटर्न एविडेंस भी है एनफोर्सेबल है, क्या ये सही है? सर सही है, लेकिन कुछ हद तक। कैसे? जैसे कि सर व्हाट्सएप से सर फाल्स एविडेंस बनाए जा सकते हैं सर। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सुना है कि स्क्रीनशॉट आप पेश कर सकते हो आगे, ठीक है। आपकी और मेरी लड़ाई है तो मैंने मेरे फ्रेंड का नंबर आपके नाम से सेव करके और उससे कई गालियां लिख के मुझे भेज दी, और मैं एविडेंस के तौर पे पेश कर सकता हूँ एक स्क्रीनशॉट लेके। मैं लिख दूंगा कि प्रशांत सर ने मुझे ये किया है, तो इसमें तो सर गलत की जा सकती है। कंप्यूटराइजेशन अवेलेबल है। धीरेन समझे हेमंत जी ने क्या बात कही? हेमंत जी ने बहुत बड़ी बात कही है धीरेन, इस जी बात को सर। हम समझ। हेमंत जी ने ये बात कही है धीरेन, आपको समझना चाहिए धीरेन। हेमंत जी ने ये कहा है कि अगर पत्नी का जो वकील है और वो क्या करता है, झूठी एविडेंस, फॉल्स एविडेंस कोर्ट में एनफोर्सेबल कराने की कोशिश करता है, तो फॉल्स एविडेंस के खिलाफ उस वकील के खिलाफ भी केस बन सकता है। आई एम राइट या रॉन्ग? जी सर, राइट। अब हम जो बिल्कुल बनता है, टीम तक कैंसिल करवा देते हैं। हेमंत जी मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे पति या पत्नी दोनों में से एक इंसान खुश नहीं है अपने रिश्ते से, वो तलाक लेना चाहता है, उसके ग्राउंड हम लोगों ने पढ़े थे, है ना? मगर अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हम हमेशा कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स होता क्या है? पारस्परिक सहमति, मतलब दोनों पति पत्नी खुद चाहते हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए। उसकी परिभाषा किसमें दी गई है? 13 के अंदर किसमें दी गई है? 13 ट्यूशन वो शाम का रखेंगे, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। क्यों? आज शायद वो महालक्ष्मी जयंती है, इसलिए शायद जाना पड़ सकता है, तो पॉसिबल होगा जहाँ तक। हेमंत जी महालक्ष्मी जयंती वो तो अच्छी बात है, हम लोग पढ़ लेते हैं। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का मतलब क्या हुआ धीरेन? कि दोनों की सहमति, दोनों खुद की सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। धीरेन कुछ कह रहे हैं आप? इस अधीन इनके उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी देते हैं। दोनों मिलकर खुद की स्वेच्छा से दोनों लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं। मैक्सिमम केस में हम ये देखते हैं सरिता जी कि लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी डाइवोर्स लेते हैं। सरिता जी आपका माइक ऑन कीजिए, आप किसने माइक दिया हुआ है? यस सर। आप मुझे ये बताइए कि हाँ हाँ आपने कभी सुना है कि लोग, काफी लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट नौकरी में लिखा हुआ है कि विधवा का अलग कोटा है, और वो लोग पति पत्नी रहते तो साथ में, निवास भी साथ में करते हैं, कोर्ट की नजर हाँ, में ये divorce कुछ थोड़े दिन पहले ही, कल ही मैंने ये डिस्कस किया था इस बारे में अपने हस्बैंड से ही। तो इन्होंने यही बोला कि तू डिवोर्स दे दे मुझको और फिर तेरे भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना। मैं ऐसे लोग बहुत करते भी होंगे यार, और साथ में रहते भी होंगे। अब पता नहीं इसके बारे में कि रहते भी होंगे या ऐसे ही हो सकता है ये। सरिता जी सब कुछ होता है एक लिव इन की तरह, और हमारे भारत में लिव इन को लीगल माना गया है धीरेन, है ना धीरेन? लिव इन रिलेशनशिप लीगल है ना? जी सर। मगर लिव इन रिलेशनशिप में एक सवाल है आप दोनों से कि लीगल लिविंग रिलेशनशिप में अगर दोनों के बीच में बिना शादी के बच्चा हो जाता है और दोनों तलाक लेते हैं, तो उस बच्चे को उसके पिता की प्रॉपर्टी में हक है या नहीं? इतना मुझे बताइए। और हक है तो क्यों है, और हक नहीं है तो क्यों नहीं है? दैट इज माई क्वेश्चन। धीरेन क्वेश्चन सुना आपने?
हेमंत जी, मेरा प्रश्न सुना आपने? मैंने क्या प्रश्न पूछा है वीरेन और सरिता जी से? जीनल, आपने कुछ सुना? जी सर, सुना तो है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? हक तो सर शायद तो नहीं मिलता है, पर रीजन मुझे सही से पूरा पता नहीं है। तो भी अपने हिसाब से आपको क्या लगता है? आप बताइए अपनी सरिता जी, आप बताइए। लेकिन जब लिविंग का सर एक बार जो क्वेश्चन तो भी रिपीट वो करो एक बार। राइट है लिविंग में। क्यों क्यों ये- हेलो एक सर। सेकंड, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से कि दोनों पति पत्नी है और पति पत्नी नहीं, दोनों लिव इन में रहते हैं और दोनों लिव इन में रहने के बाद उन दोनों को एक संतान होती है। संतान, वो दोनों डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, तो उसके पुत्र का अपने जो पिता है उसकी प्रॉपर्टी पे हक है या नहीं, और हक है तो क्यों है उसका रीजन बताइए, और हक नहीं है तो क्यों नहीं उसका रीजन बताइए। सर उसका हक तो होगा ही सर। मानिक सर जी बोलिए। भरण पोषण अधिनियम के तहत होगा। भरण पोषण हिंदू भरण पोषण अधिनियम जो है उसके तहत उस बच्चे का अधिकार बनेगा, क्योंकि सर वो बच्चा अपनी हाँ। मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया है। उसके माता पिता राइट एडल्ट थे, 18 ईयर थे, और राइट कानूनी राइट तरीके से लिव इन रिलेशन में बिल्कुल रहे सही हैं वो। कहा। तो ये तो वैध प्रक्रिया से एकदम रहे सही ना सर कहा। दोनों। हेमंत जी, आपने एकदम सही कहा है। मानिक सिंह जी कुछ कह रहे थे, मानिक सिंह जी बोलिए, आप कुछ कह रहे, बताइए। मानिक सिंह जी आप कुछ कह रहे थे, माइक ऑन कीजिए अपना, कुछ कह रहे थे। नहीं सर, इन्होंने बोल दिया वही सही। आपकी आवाज कुछ मुंह में कुछ खाया हुआ है या आवाज आपकी सही नहीं आ रही प्रॉपर वे से, हमें नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, हाँ बोलिए। सही आ रही है सर आवाज? अब आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं सर, इन्होंने बोल अच्छा आप भी अग बोलो ना। अग जमा वो ओके चाहे मानिक तो सिंह जी, डीएनए सर्टिफिकेट के थ्रू भी लिव इन अगर सर रिलेशनशिप, वो मानिक बच्चा सिंह जी, तो डीएनए। मानिक चंद जी, हम लोग बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, जिसमें शादी नहीं होती है। दोनों लोग अपनी इच्छा से, सहमति से एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, साथ में सोते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो शादी नहीं करते। हिंदू विधि के तहत वह 16 संस्कारों में से अत्यंत संस्कार बना बताया गया है विवाह को, वो विवाह नहीं करते मगर उनके रिलेशनशिप है। धीरेन उसकी प्रॉपर्टी पर उस बच्चे का हक होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वो बच्चा अपनी इच्छा से तो नहीं आया। सेकंड चीज, उस बच्चे का अधिकार भी होगा, उसे हक भी मिलेगा प्रॉपर्टी में। और सर धीरेन लेकिन ने सर सर उसकी सर जो रिलेशन में जो रह रही है, जो लेडीज है उसका, वो तो अवैध है ना एक। धीरेन अवैध कैसे बोल सकते हो जी, बता, अवैध तो नहीं है। अगर वाइफ अवैध होती तो बच्चा वैध कैसे माना जाता? धीरेन 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 एक चीज बता कि लड़की 24 साल की है, लड़का 25 साल का है, ठीक है। दोनों के बीच में शादी होती है, और शादी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप होती है, दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, 5 साल बाद उनके बच्चा होता है, उनके 2 बच्चे, और दोनों के बीच में अनबन की वजह दोनों डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं। तो क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी पे, या उसकी बीवी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? धीरेन हेलो उसे मेंटेनेंस, हाँ धीरेन बोलिए। सर, ये वो तो बच्चों को तो मिलेगा सर, वो तो वैध ही है। लेकिन सर जो 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 पत्नी है, जो उसकी वाइफ है, उसको, वो तो अवैध है ना सर। धीरेन वो अवैध है, उसको मिलेगा पहले बात तो एक है ही नहीं है, क्योंकि वाइफ होने के लिए शादी होना जरूरी है, वो सिर्फ लिविंग मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूँ कि शादी, वाइफ को नहीं मिलेगा, ओनली महिमा जी, बेटे को ही मिलेगा। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ महिमा जी।
बट मेरी बात सुनिए, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि बच्चों को मिलेगा, उसकी माँ को नहीं मिलेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप मेंशन रह सकते हैं। वैध है। तो फिर अवैध कैसे हुई उनकी दोनों के बीच में होता मुझे? हेमंत जी, मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइए हेमंत जी कि जब लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना है तो रिलेशनशिप अवैध कैसे हुआ धीरे? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या सर अवैध हुआ? प्लीज रिपीट क्वेश्चन सर। धीरेन कह रहा है कि उसकी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और उनका रिलेशनशिप अवैध है। अगर हेमंत जी लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है तो धीरेन कैसे कह रहे हैं कि अवैध है? एक्चुअली इसमें ये है सर, वैसे तो हमें लिव इन रिलेशनशिप वाला एक बार पूछा, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है इसमें सर मतलब बच्चे के लिए तो ज्यादा प्रावधान है, ज्यादा हक दिए गए, क्योंकि वो बच्चा तो छोटा है और अपनी इच्छा से इस दुनिया में नहीं आया, इसलिए उसके लिए प्रावधान है। रही बात पत्नी की, अगर लिव इन रिलेशनशिप से दोनों मुक्त हो जाते हैं तो सर उसे हक मिलेगा, भरण पोषण मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड सर, ज्यादा कुछ प्रावधान नहीं है, कुछ खास नहीं है। कोई बात नहीं धीरेन, आप हेमंत जी, मैं मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, आप दोनों जाके जरूर देखना। लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर ही बनाया है पूरा मैंने वीडियो, 10-15 मिनट का। जी तो सर, वीडियो जाके आपने देखना। एक वीडियो है मैंने सर देखा है आपका एक बार वो वीडियो, कि अगर संतान का जन्म हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ऐसा कुछ बनाया हुआ है सर आपने? हाँ, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, देखा वो भी है। धीरेन एक बार जाके देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आप सभी भी जाके देखिए, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ चीज को, वो आप देख लेंगे बाद में। अभी आगे चलते हैं। चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के या पूर्व या उसके पश्चात अनुस्थापित किया गया है, या तो विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ मतलब पहले या पूर्व में विवाह हुआ है, जिला न्यायालय में इस आधार पर पेश कर सकेंगे। जिला न्यायालय क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय किसको बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर। हाँ, वे 1 वर्ष या उसके अधिक समय से अलग रह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वे लोग 1 वर्ष से दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, दोनों लोग एक साथ नहीं रहते, या 2-4 साल हो गए अलग अलग रह रहे, वे साथ नहीं रह सके तथा इस बात पर परस्पर सहमत हो गए कि अब दोनों को अभी शादी को खत्म कर देना चाहिए। मगर एक चीज बताओ मुझे आप सब, कि हिंदू विधि के अंदर तो विवाह को संस्कार माना है, क्या ये पुनः संस्कार है? हिंदू विवाह को पुनः संस्कार माना जा सकता है अमन जी? नहीं सर। क्यों? सर हमने पहले पढ़ा है ना, जैसे कि ये एक पूर्ण संस्कार नहीं है सर, ये संस्कार और शायद संविदा बताता है उसका मिला जुला रूप है सर। धीरेन मैंने क्या बताया? धीरेन बताओ, सबने क्लास कोई तो बताओ। महिमा जी आप बताइए क्या है? क्योंकि सर आजकल हम है ना लव मैरिज के तहत है ना कोर्ट मैरिज भी कर और मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इसे पूरा संस्कार ना कह करके अर्ध संस्कार या मिश्रित रूप कहेंगे विवाह को। महिमा जी ने क्या बोला? मिश्रित स्वरूप। मतलब ये ना तो पुनः संस्कार है और ना ही अनुबंध है, ये मिश्रित स्वरूप है। मगर मुस्लिम विधि के अंदर ये सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। आई एम राइट धीरेन? आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा है देवी लल्दी सर से, तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लॉ के अंदर निकाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। और मुस्लिम लॉ में सर ये होती है उसमें। खुद का प्राप्ति के लिए ये बताया गया है। और निकाह के अंदर हम लोग मेहर राशि जो होती है उसे ली जाती है मुस्लिम विधि के अंदर। मगर हिंदू विधि के अंदर हम लोगों को दहेज दिया जाता है। वो दहेज इसलिए दिया जाता है कि दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी रूप से चला सके, उन लोगों को घर चलाने में कोई परेशानी ना आए। मगर दहेज लेना और दहेज देना मैं गलत मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि किसी के पिता की इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है
इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे दहेज की मांग करो, क्योंकि धीरज अपने घर में भी बहन है। आई एम राइट या रॉन्ग? अगर आप एक वकील हो, वकील की नजर से देखो कि दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और जो दहेज लेने के पक्ष में है वो बताइए क्यों, और जो दहेज लेने के नहीं पक्ष में वो क्यों नहीं है। सर दहेज तो नहीं लेना चाहिए। सर एक प्रकार से अभिशाप है। वो किस लैंग्वेज धीरेन्द्र नहीं चाहिए मुझे, किस सारी बातें नहीं चाहिए, अपने खुद के बातें बोल के तू खुद अपने दिल से जो बात निकलती है वो बता। बुकों का तो मुझे ही पता है, बाल विवाह एक अभिशाप है, घरेलू हिंसा एक अभिशाप है, मगर रोज घरेलू हिंसा आए दिन गली पड़ोसी कहीं ना कहीं पड़ोसी रिश्तेदारों में दिख जाती है। हेमंत जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही बात है सर, जैसे बाल विवाह कुप्रथा है कहने की। हेमंत जी, लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और जो लोग कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए वो लोग सबसे पहले दहेज की मांग करते हैं। राइट सर। केदारमल जी, आप अपने विचारों में बताइए, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, आपको ज्यादा पता दहेज होगा इस नहीं चीज के लेना बारे चाहिए, में। दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कोई लोग सही गरीब बात होते बोली। हैं तो नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। और जो लोग खुद के 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो दहेज कहाँ से देंगे? जी सर, नहीं दे पाएंगे। नंबर 2 जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, उपधारा में निर्दिष्ट अर्जी पेश किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात, हम लोगों ने बात कही थी, पढ़ा है उपधारा, धीरे ने बताया था कि उन दोनों को 6 महीने का समय दिया जाएगा। कोर्ट मुझे समय देगी कि 6 महीने में अगर आप दोनों के रिश्ते ठीक हो जाते हैं, अगर आप दोनों के रिश्ते ठीक हो जाते हैं तो आपको तलाक नहीं दिया जाएगा, डिक्री नहीं मिलेगी विवाह विच्छेद की। देन अगर 6 माह के बाद में भी सही नहीं हो तो उनको कितना समय दिया जाएगा? हाँ सर 18 मार्च के पूर्व पूर्व होना चाहिए। वो तो आपको भी सामने दिख रहा है। एक साल तो है ही ना, 6 महीने के बाद 1 साल तो होगा ही होगा, उसके बाद जरूर आगे प्रोसेसिंग चलती है डाइवोर्स की। वो भी ग्राउंड्स देखे जाएंगे महिमा जी कि उस समय ट्रायल कोर्ट में क्या स्थिति चल रही है उस केस की, वो देखा जाएगा। उस प्रक्रियाधीन चीजों में देखा जाएगा कि क्या ग्राउंड थे और दोनों के बीच में कैसा अभी चल रहा है, स्थिति क्या है। अगर दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और कोर्ट को लगता है कि अब इन दोनों के बीच में कोई गुंजाइश नहीं बची है रिश्ते की पुनर्स्थापना के लिए, तो कोर्ट उन्हें खुद के विवेक के अनुसार विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर देगा। 18 सर मार्च के इसमें मेन पूर्व। डिसीजन, हाँ धीरेन्द्र जी, हेमंत जी बोलिए। इसमें सर मेन डिसीजन हस्बैंड वाइफ पे है। अगर वो चाहते हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की सोच नहीं मिल रही है कि अपने तो लेना ही है, तो सर लॉयर पकड़ेंगे अच्छा सा, वो लॉयर उनको सब बात बता देगा कि ये हम आपके चार्जशीट में लिखेंगे, और सर ऑटोमेटिकली ग्राउंड क्रिएट करवा दिए जाएंगे, हेमंत जी, है ना? ग्राउंड तो वकील ही बनाता है। वो हकीकत है, माना जाता है कि मैं चीज डिटेल कल हमने की भी थी, मैं धीरेन्द्र ने बात भी की थी, धीरेन्द्र ने बात की थी सेक्शन 376। जी सर। कल क्या बात की थी मैं 376 को लेके धीरेन्द्र? इतना तो अभी याद नहीं है, भूल गया। बहुत बढ़िया। लाइक सर कल शॉर्ट हमने में बात वही की ना, थी। जैसे कि शॉर्ट में वही सर, जो लोग आजकल सरकारी नौकरी के लिए डाइवोर्स देते हैं ना एक दूसरे को, तो वो कैसे ना सर ना ना फटाफट लॉयर पकड़ते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ झूठा ग्राउंड डाल के, और वो दोनों अपनी सर्वसम्मति से डाइवोर्स फटाफट ले लेते हैं सर, फाइल करके, जो भी प्रोटोकॉल टाइम पीरियड होता है उसमें। सरिता जी कह रहे थे कि इनके हस्बैंड के जो फ्रेंड है उन लोगों ने यही किया है गवर्नमेंट नौकरी के लिए। क्या ये सही है हेमंत? सर अगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर के हिसाब से तो सही है सर, आजकल लोग नौकरी पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। राइट।
चप्पल में ट्रांसमीटर लगा देते हैं। 6 लाख में सेल हुआ है सर वो चप्पल, 6 लाख रुपए में जोड़ी सेल हुई थी सर। भाई मेरे पास तो नहीं है, 6 लाख कहाँ से लाऊं वो चप्पल। और चप्पल लाने के बाद 4 दिन की रिमांड जो मिलेगी वो अलग से, 3rd डिग्री टॉर्चर। उसी चप्पल से मारेंगे। धीरेन 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है, कोई आइडिया है किसी को? लोग बोलते हैं 2 नंबर की लाइन 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है? डंडे मारे जाते हैं, शारीरिक दंड दिया जाता है और बात उगलवाने की कोशिश की जाती है 3rd डिग्री में सर। हेमंत जी शारीरिक यातना। हेमंत जी आपको लगता है कि चप्पल पहनने से कोई इंसान पास हो जाता है? आपको लगता है? क्या सर? आप मुझे ये बताओ कि आप गवर्नमेंट टीचर हो, आप धीरेन की जगह आप जाके परीक्षा दे के आ रहे हो, सही है? सर बिल्कुल गलत है ये। और रही सर चप्पल की बात, तो वो तो वही है सर प्रोटोकॉल, जैसे कि कॉलेज में सर गुटखा लाना अलाउ नहीं है, कहते हैं खाना और खा के आना अलाउ नहीं है, और मेरे बैग में से सर गुटखा या वाइन की बोतल मिल जाती है तो मैं दोषी माना जाऊंगा सर, भले ही मैंने उसे यूज नहीं किया है सर, क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया उस जगह का। मगर हेमंत उसने तो चप्पल यूज की है ना? वही तो सर, उन्होंने तो बकायदा यूज की है सर, ये तो बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि वो खाली चप्पल यूज होंगे। धीरे में कोचिंग वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये हरकत बहुत गलत है केदारनाथ जी, ये गलत मैसेज भी जा रहा है। और अगर ऐसे किसी को पास हो रहा है तो इससे बढ़िया बिजनेस करने बैठ जाओ, ऐसे ही कमा जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी बात हो गई। द्वारा किए गए प्रस्ताव यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई है, मैंने 6 माह और 18 मार्च बीत जाने के बाद भी दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से डाइवोर्स की जो अर्जी है वो कोर्ट से वापस नहीं ले ली गई है। तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात दोनों के पक्षकारों की बातें सुनी जाएगी। उसके बाद जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, कौन ठीक समझे? जज अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुस्थापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रक्रियन सही है। जो अर्जी में जो ग्राउंड और जो बातें जो बताई गई है वो विदित सही है, और यह घोषणा करते हुए विवाह की डिग्री पारित करेगा और दोनों को विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाएगी। नारी से विवाह विघटित हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग, दोनों का कोई संबंध नहीं है। नंबर 14, धारा 14 पढ़ेंगे हम लोग। विवाह से 1 वर्ष के भीतर, विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। धीरेन ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए अर्जी देना आवश्यक है या नहीं। हेमंत जी आप बताइए, देना जरूरी है कि नहीं है? धीरेन? 1 वर्ष के अंदर तो सर विवाह विच्छेद के आवेदन कर नहीं सकते, वारदार कर नहीं सकते। मैंने ये बात पहले ही बताई धीरेन की 1 साल की अवधि के लिए अर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। सर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन अभी भी माइंड में यही है सर, अगर 1 साल से पहले कोई दंपति है और समझ लो 13, 14, 15 दिन, महीने भर में अब उनका तो ये हाल है कि हमें अलग होना ही है, डाइवोर्स लेके, और हमने अपना दूसरा पार्टनर देख लिया है, हमें वहां शादी करनी है, तो सर ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे कोर्ट में तो जा नहीं सकते, तो कैसे अलग हुआ जा सकता है सर? अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आज भी चीज कह रहा हूँ, छोटी सी बात कहूंगा, ऐसा भी बात की मैं छोटी सी बात कहता हूँ। सर कोर्ट के बाहर तो बहुत सारी चीजें होती है हेमंत जी। अगर कोर्ट के बाहर ही आप दोनों आर्बिट्रेशन कर लेते हैं और दोनों पक्षकार एक दूसरे के प्रति शिकायत नहीं करते और ना कोई लेते हैं ना कोई देते हैं, हम मामला खत्म कर देते ले देके, तो कोर्ट को क्या पता है क्या कर रहे हो क्या नहीं? कोर्ट को तो नहीं पता है ना हेमंत जी, कोर्ट तो नहीं जानता क्या दोनों के बीच में क्या हुआ है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोर्ट को तो नहीं पता क्या।
मतलब उस कंडीशन में सर एक नॉर्मल एफिडेविट से काम चल जाता है ना, शपथ पत्र दोनों की तरफ से बनवाया जाके साइन कर लेते हैं, एक कॉपी ली और बात खत्म अपनी अपनी, कुछ मगर भी कोई उसमें जरूरी रीजन के नहीं हम। है। मैं कह रहा हूँ ना हेमंत जी, कोई जरूरी नहीं है शपथ पत्र की बोलूं। जी सर। जब तक हाँ कोर्ट वो को तो नहीं पता ठीक है। धीरे एक हाँ चीज बताओ वो कि तो जब धीरे विषय में कोई वो तो प्रॉब्लम ना हो, आपकी एक प्रूफ के तौर पे। वो तो प्रूफ है, मगर केदारमल जी और धीरे मुझे चीज बताइए कि दोनों वकील ने मिल के शपथ पत्र करवा दिया, दोनों ने 20,000 रुपए ले लिए और स्टाम्प पे सील साइन करा के कर दिया, ओके, क्या वो एनफोर्सेबल है धीरेन्द्र? नहीं सर, ये तो डिग्री लेना बहुत जरूरी है। हेमंत जी वो एनफोर्सेबल नहीं है, बस आपकी दिल की संतुष्टि के लिए मैं मान लूं कि हाँ बस सही है, मगर वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। दैट इज माई क्वेश्चन। महिमा जी आप बताइए, क्या वो एनफोर्सेबल है तो क्यों है? सर मेरा ये मानना है कि मतलब है ना, कोर्ट की डिग्री लेना तो जरूरी है तलाक के लिए। और तलाक लेने के साथ में एक चीज और ये रहता है कि उसके साथ में मतलब पत्नी को है ना वो मेंटेनेंस भी मिल जाता है तलाक के साथ में। बाकी तो मेंटेनेंस अगर तो, कोर्ट नहीं जाओ मगर ये महिमा सर जी अगर अगर दोनों की सहमति से तलाक हो रहा है तो मेंटेनेंस की बात तो आएगी ही नहीं धीरेन्द्र। सर कई बार होता है ना कि अगर भले ही है ना म्यूचुअल कंसेंट दे रहे हो, लेकिन एक मुश्त राशि तो दी ही जाती है पति के द्वारा कि भाई है ना आप मुझे हाँ वो इतना दे दी दीजिए, जाती फिर है, अपन दोनों आप वो वही से कर लेते वो हैं। दी वो एक जाती मुश्त है, वो राशि में दी, वो हो जाता है। वही तो तो महिमा सर। जी मैडम यहाँ आप पे सही कह रहे हैं, वो दी maintenance जाती मिला है, सकते हैं। मगर वो दी जाती है, मगर वो ग्राउंड अगर पति कहते कि मैं नहीं दे रहा, तो कोर्ट उसकी जो ITR फाइल है या अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब है, उसकी सारी चीजें, जी लड़की के पक्षकार का वकील है, वो सारी चीजें उसको एप्लीकेशन में उसका खाका टाइप करेगा कि फलाने का जो हाँ पति फिर है वो इतने महीने माह से उसकी ये आय है, उसकी जो ये संपत्ति अर्जित की हुई है। मतलब मेरी बात सुनना, अब आप सोचोगे कि लड़के की पति पत्नी है, पति के जो पिता की संपत्ति है उस पर कोई हक नहीं है। धीरेन्द्र सही कह रहा हूँ ना? बट सर अगर उनकी संतान है तो संतान का तो रहेगा ना हक। महिमा जी एक चीज बताइए कि अगर आज धीरेन्द्र और रमीला जी की शादी होती, जिन्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोड़ धीरेन्द्र को छोड़ते हैं, ए और बी पार्टनर है और ए और बी के बीच में कुछ अनबन होती है, दोनों का डाइवोर्स होता है और दोनों बी ये आरोप लगाती है ए पे कि वो मेरे साथ मारपीट करता है, घरेलू हिंसा करता है, मुझे टॉर्चर करता है, ना पैसे देता है, हमेशा मेरे साथ में दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, वो जलाने की कोशिश की गई। अब कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, प्रक्रिया धीरे सब कुछ चल रहा है। उसने कहा कि भाई मेरा जो पति है उसकी महीने की मासिक आय 1 लाख रुपए और उसके पास 3-4 प्लॉट है। अब उसका वकील ये भी कहते हैं कि उसके ससुर के पास में 50 बीघा जमीन है। क्या धीरेन्द्र 50 बीघा जमीन में उस औरत को मेंटेनेंस का हक मिलेगा? नहीं सर लेडीज को नहीं मिलेगा, लेडीज को तो जो पति द्वारा कमाई गई जो है वो ही मिलेगा। बट जो उनकी बस, जो संतान होगी उस संतान का हक जरूर उसके दादा की प्रॉपर्टी पे रहेगा। राइट महिमा जी, संतान का मिलेगा बट उस औरत को नहीं मिलेगा, उसको खुद की जो पति के कमाई हुई अर्जित संपत्ति है उससे उसको हक मिल सकता है, बस। वो भी उसको एक मुश्त राशि या मासिक जो कोर्ट तय करेगी, खुद के दिमाग से जो कोर्ट विवेक के अनुसार जो तय करेगी वो राशि उसे मिल गई। सर यदि वो अक्षर में तो फिर नहीं मिला, मेंटेनेंस में नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? धीरेन्द्र वापस बोलिए, रिपीट कीजिए आप। धीरेन्द्र बोलिए। धीरेन्द्र बोलिए। सर उनका नेटवर्क आगे चला चल गया है शायद, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट। हाँ रवि बोलो। फॉर्म अभी सर चालू नहीं हुआ, मेल कर रहे सब, क्या हो कल तक हो जाएगा, बगैर रवि को, कल रवि के टेस्ट है, रवि को कॉलेज भेजिए।
का तो सर कंपलसरी है, तभी मैंने आपको बताया कि सारे बच्चों के टेस्ट मैंने उनको लेना जरूरी है। इसलिए रवि को आप भेज दीजिए, रवि की परीक्षा जरूरी है इसलिए। बाकी आप सर ये बात मैंने रवि की फ्रेंड को बता दी थी, और आप पारस सर से बात कर लो कि अगर 2-4 दिन मैंने आपका बाद में दे देंगे, और क्या इशू उससे बात कर लीजिए आप पारस सर। वो बात सही है सर, मैं वही कह रहा हूँ, इससे 2-4 दिन बाद बोलिए, सर से बात कर लीजिए। मैं सर से मैं पूछ लूंगा। अभी भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है सर? ओके, थोड़ी देर भेजता हूँ। ओके सर मेरे कहने का सर मतलब ये था। हेलो हाँ धीरेन्द्र, हाँ धीरेन्द्र सर, बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर पत्नी सक्षम है तो सर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा सर। राइट, धीरेन्द्र ने क्या बोला पता है? सही महिमा जी, आप लोगों ने क्या बोला? मेंटेनेंस मिलेगा। सपोज मानो कि वो स्त्री सक्षम है, वो पढ़ी लिखी है और उसकी गवर्नमेंट जॉब है, वो खाली पति को लूटना चाहती है, वो पति को लूटना चाहती है। मेंटेनेंस, एक बात बता धीरेन्द्र, तूने एक बात कही अभी, हाल ही में अमेजन का जो मालिक है उसका डाइवोर्स हुआ था, क्या उसकी भी सक्षम नहीं थी? सक्षम थी, तो भी उसको एलिमनी मिली थी। बहुत हेमंत ज्यादा जी, मिली थी बहुत सर, ज्यादा क्योंकि उनका एलिमनी मिली थी। सर कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है इनका, तो इसलिए ये लोग पैसे लेते देते ही है। धीरेन्द्र अभी बाकी सलमान खान की भाभी का, धीरेन्द्र अभी सलमान खान की भाभी का डाइवोर्स हुआ था, तब उसको भी मैंने कितनी अच्छी एलिमनी मिली बताओ, अरबाज खान से। सर वो मुस्लिम में उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, वो उसको कहाँ मिलेगी? उसको तो सर नहीं मुस्लिम में अपने से ऐसा हिंदुओं होता है कि 4 लाख 5 की शादी करना तो 1 लाख दो, तो इसमें उसमें क्यों ऐसा होता है? धीरेन्द्र वो सब सही है, मगर लेकिन अमेजन का माल, धीरेन्द्र बट अमेजन का मालिक तो मुस्लिम नहीं था, उसकी ड्यू कैसे मिला? ये भी तो अपवाद है। ऋतिक रोशन ऑल्सो, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन वाला अभी केस कह हनी रहे सिंह हैं। का भी चल रहा है सर, अभी हनी सिंह का भी केस चल रहा था, उसकी बीवी को 200 करोड़ रुपए की एलिमनी मांग रही है डिवोर्स की, अब जबकि वो बताओ, दोनों ही अब बताओ धीरेन्द्र की महिमा जी ने बहुत बड़ी न्यूज बताई है, मुझे भी नहीं पता है सीरियसली। महिमा जी बता रहे हैं कि हनी सिंह जो है वो, उसकी मैंने डाइवोर्स, उसकी बीवी ने 200 करोड़ एलिमनी मांगी। कितनी मांगी? 200 करोड़। धीरेन्द्र एक चीज बताओ, क्या सर आपके मेरे लिए? सर हाँ हनी सिंह हेमंत के जी मामले बोलिए। में तो, हनी सिंह के मामले में उसकी पत्नी ने ये क्लेम किया है कि जितने भी रैप सॉन्ग्स बनाए गए हैं उसमें सारे वर्ड्स और लिरिक्स उसने ही दी थी सर, उसने ही सजेस्ट किए थे, इसीलिए उसके लिए उसे दिया जाए, पैसा दिया जाए या एलिमनी दिया जाए सर। बट हेमंत जी चीज नहीं बताओ वो मुझे। 2 साल पति के साथ मारा पीटी हुई है, और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, मतलब इस वजह से घरेलू, उनका हुआ, जबकि तो 10 साल हो गए थे। बट महिमा जी मुझे एक चीज बताइए कि एक सेलिब्रिटी घरेलू हिंसा, चलो मान लिया करता भी होगा, मगर क्या दोनों की सहमति से शादी नहीं हुई थी? सर उनकी तो ऑब्वियसली लव मैरिज ही थी। और वो दोनों आज भी साथ में रहते हैं, पता है? नहीं सर, बट उनका भी डाइवोर्स चल रहा है, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, अभी वो चल रहा है कोर्ट के अंदर। सर इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इनका काम इनकी सहमति से हुआ था और ये दोनों सक्षम है सर, दोनों जो आखिरकार जिसने अमेजोन तक सर, जो अमेजोन तक पहुंच गई जो लेडी, वो तो सक्षम थी इसीलिए पहुंची। और दोनों सर कोई छोटे बच्चे नहीं थे, सेलिब्रिटी है आज, तो दोनों ने अपनी सहमति से कार्य किया है। लेकिन एलिमनी तो सर बनता है, क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही शादी करते हैं, धीरेन्द्र ऐसा बड़े हिंदुओं में बड़े पॉसिबल है। धीरेन्द्र बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अगर इस बिना कॉन्ट्रैक्ट के शादी करेंगे ना धीरेन्द्र, तो वो एलिमनी देते देते पागल हो जाएंगे। उनकी कॉन्ट्रैक्ट में बकायदा अनुबंध में लिखा हुआ होता है, अगर दोनों के बीच में अगर रिश्ते किसी भी कारण की वजह से उन दोनों में अनबन हो जाता है, तो दोनों अपनी स्वतंत्र सहमति से विवाह विच्छेद के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। और एक चीज बताओ हेमंत जी, अपने केस के अंदर 1-1 साल 1.5-1.5 साल तक चला जाता है, और सेलिब्रिटी के केस 1-2 महीने में पूरे हो जाते हैं। हाउ? आप ये जान सकते हैं या बता सकते हैं कैसे?
कॉन्ट्रैक्ट जैसे बना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम की शर्तों को साथ लेके नहीं चल सकते। जैसे 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, आप 3 साल में उसे खारिज कर रहे हो, तो वो तो सर हैंड टू हैंड अप्रूव होगा। जो बस मूर्ति थी, एक दूसरे को दे दो, भर दो, बात खत्म। महिमा जी, हम लोगों ने हिंदू विधि के अंदर सिर्फ हिंदू मैरिज देखी है, लव मैरिज देखी है, कोर्ट मैरिज देखी है, मगर लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी करते हैं। आज के अंदर ये मॉडर्न टाइम में नया प्रचलन चला है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जी जी सर, वो 1-1 साल का भी होता है और आजकल तो वाइफ एक्सचेंज का भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चलता है। लो बोलो, वाइफ एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हेमंत जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? महिमा जी न्यूज से बहुत ज्यादा अपडेट है, उनको प्लीज रिपीट करना महिमा जी आप। एक्चुअली कि बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज है, इसके अंदर आजकल जैसे बड़े बड़े हैं, इसमें ना शादी तो होती है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो आपने बताई है 1-1 साल के लिए होती है, एक ये भी मैरिज होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों एकदम मतलब आप बोलते हैं फ्रीडम रहती है कि वो वाइफ एक्सचेंज कर सकते हैं। एक पार्टीज में जाते हैं, वो किसी के साथ भी रह सकते हैं जब तक उनकी इच्छा चाहे, और कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये हेमंत जी उनकी मेरी बात लाइफ समझी? होती है। हेमंत जी, महिमा जी ने क्या बात बोली सरिता जी, आप समझ पाए? महिमा जी ने ये कहा धीरेन, हेमंत जी, कि वही कहना चाह रहे हैं कि आजकल वाइफ एक्सचेंज मैरिज भी होती है। कैसे कि दोनों पति पत्नी कपल साथ में रहते हैं, रिलेशन बनाते, सब कुछ बनाते हैं, मगर किसी पार्टी या किसी Right, sir. फंक्शन में जाते हैं और दोनों लोग फिजिकल मतलब एक्सचेंज करते हैं, वाइफ स्वैपिंग, और उनकी इच्छा के अनुसार। अब मुझे बताओ कि महिमा जी, वो बच्चा वेद है कि अवेद है? सर उसमें नहीं सर, बच्चा तो वैध ही रहेगा क्योंकि शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तहत ही हुई है। बट ये है कि उनको एक मतलब उनकी कंडीशन ना डली ना ना होती ना है कि आप हाँ, अरे करेंगे। महिमा जी, शादी वेद है मान लिया, मगर धीरेन वो बच्चा किसका है? वो तो डीएनए रिपोर्ट बताएगी ना। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन सर वो तो अगर वो हस्बैंड मना कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, बट वो ये केस भी तो डाल सकते हैं ना कि भाई हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तो ये फ्रीडम मिली है, तो ना ऑब्वियसली बच्चा तो वैध ही होगा, राइट भले वो किसी का भी हो। राइट राइट महिमा जी, आपने ये बात एकदम सही कही है, क्योंकि राजा महाराजों के अंदर शादी होती थी, उसके अंदर भी तो यही होता था। क्या होता था? क्या उनके साथ दासियां जो भेजी जाती थी, दासी पुत्र नहीं होते थे? होते ही थे, दासी पुत्र होते ही थे ना। महाभारत के अंदर दासी पुत्र का दिया गया दासी पुत्र कौन था? विदुर। विदुर जी जो थे वो दासी पुत्र थे महिमा जी। आई एम राइट या रॉन्ग? महाभारत सर इसका किसने मुझे लिखी याद, देखी? हाँ देखिए महाभारत महाभारत में मुझे जो देखिए सर। महाभारत के अंदर जो विदुर थे, भीष्म पितामह भीष्म के साथ में रहते थे विदुर। जो बहुत ही राजनीति मामले में बहुत होशियार थे। हेमंत जी, आपने देखी है महाभारत? हेमंत जी, कोई भी जी सर देखिए। न्यायालय विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम नहीं होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने तक 1 वर्ष नहीं बीत चुका है। मैंने शादी हुई 2-4 महीने बाद अगर डाइवोर्स चाहिए नहीं मिलेगा, उन दोनों को 1 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए। अगर लीगली डाइवोर्स की डिग्री चाहिए तो हेमंत जी, और नहीं चाहिए तो फिर तो मैंने बताया ये रास्ता, आप भी जानते हैं अच्छे से। परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार, मैंने विवाह की जो तारीख है, मतलब कि किसी का विवाह आज की तारीख से होता है, तो आज की तारीख से लेके 1 साल पूरा नहीं होता उससे पहले वो दोनों लोग डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। सही है धीरेन्द्र? जी सर। परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए गए हैं कि किसी अर्जी का विवाह तारीख से
एक वर्ष बीतने के पूर्व भी इस आधार पर उपस्थित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा कि मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है। असाधारण कष्ट कैसे, मतलब कि दोनों के बीच में असाधारण कष्ट का मतलब समझ सकते, पति अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है, मारपीट करता है, दुराचार करता है, या उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर से। किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि जिसने अर्जी लगाई है, पत्नी या पति दोनों में से किसी ने भी, उपस्थित करने की इजाजत किसी भी दूर प्रदर्शन या मामले की जो प्रकृति है उसका प्रच्छादन के द्वारा अभी प्राप्त की थी, तो वह डिक्री देने की दशा में इस शर्त के अत्यधिक डिक्री दे सकेगा। मतलब जो अर्जी लगाई है, जो ग्राउंड्स लगाया है वकील ने, कोर्ट का जज वो हमेशा जैसा देखेंगे कि वो उसकी जो केस की जो प्रकृति क्या है, पति दुराचार करता है या घरेलू हिंसा करता है या कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर से मारपीट करता है, या उसे लाइलाज बीमारी है, या उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, या वो उसे रहना नहीं चाहता। बहुत सारे ग्राउंड थे जो ग्राउंड हमने पढ़े, एक पत्नी के क्या ग्राउंड थे, एक पति के क्या ग्राउंड थे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। उस ऐसी अर्जी कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा। पश्चात 19 पर दी जाएगी ऐसी खारिज की गई अर्जी के समर्थन में अभी कथित किए गए थे। उस अर्जी को, वो जो तथ्य, अगर उनको लगता है कि अर्जी में कोई तकलीफ है या वो सही नहीं लग रहे, तो उस अर्जी को जज खारिज कर सकता है। खारिज का क्या होता है वीरेंद्र? अस्वीकार, अमान्य कर देना। क्या धीरेन्द्र और हेमंत जी चीज बताइए कि दोनों लोग डाइवोर्स के लिए जो चीज है अपील की हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनका डाइवोर्स नहीं माना, क्या वो लोग उस चीज को, जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, हाई कोर्ट जा सकते हैं वो अपने जजमेंट को लेकर। अगर हाई कोर्ट से भी उनको नहीं मिलता है तो? सर नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक सर रास्ता बड़ा कठिन रहेगा। नॉर्म्स बहुत कड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए। तो मैं भी, मेरे हिसाब से तो जो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर मिलेगा ना, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। आप चाहोगे, आप पैसे से भी सक्षम हो, लेकिन आप एलिजिबल रहोगे ही नहीं आगे जाने के लिए। हाई कोर्ट अपने फैसले में ऐसे कर देगा, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। आपके जो ग्राउंड, जो फैक्ट है, वो फैक्ट जो ठोस होने चाहिए। जो फैक्ट आप पेश करने वाले हो, आपके वो फैक्ट ठोस होने चाहिए। क्या हेमंत जी, आपने कभी जजमेंट पढ़ा है अमेजन के ऑनर का? उन्होंने डाइवोर्स का जजमेंट कभी पढ़ा है आज तक कभी? नो सर। आज खोल के जरूर पढ़ना, एक बार स्टडी करना। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है, जाना नहीं है, अगर किसी को कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है आपको तो अपन वापस समझ लेंगे। आप पूछिए, आपको कोई डाउट है तो। हेमंत जी, केदारमल जी, वीरेंद्र, महिमा जी, महिपाल सिंह जी, माणिक सिंह जी, कोई भी डाउट है आपको तो आप क्लास के अंदर, आपको कोई भी डाउट है, आप इस स्क्रीन पे जो हाथ बना हुआ था, हाथ को क्लिक कर दीजिए, आप पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक था मैंने समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछिए। सर आपके पास ये पीडीएफ हो तो मुझे भेज देना, व्हाट्सएप में कर लेना, व्हाट्सएप में भेज देना। महिपाल जी, ये पीडीएफ मैंने खुद ने बनाई और पीडीएफ बकायदा अपनी इस एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां पे ये पीडीएफ दिए मैंने डाला हुआ पहले से ही। ठीक है सर। और कोई डाउट से आपको समझ में आ रहा है महिपाल जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको समझ में आ जी रहा है? सर ये जी सर आ रहा है। सर ये पीडीएफ कोई को, डाउट? गुरुजी। हाँ हेमंत जी बोलिए। हेलो। इन पीडीएफ को सर शॉर्ट लैंग्वेज,
इन पीडीएफ को सर शॉर्ट नोट्स में हमें क्रिएट करना है या हम डायरेक्ट इसको लेके पढ़ सकते हैं आपके हिसाब से? इसको डायरेक्ट लेके पढ़ते तो इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा, ओके सर, तो डायरेक्ट इससे ही पढ़ लेंगे। बस इसको पढ़ लिया और कोई डाउट है अमन जी, तो आप विदाउट एनी डाउट यू विल आस्क एंड कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल रिप्लाई एंड रेस्पॉन्स टू सेटिस्फाई, अंडरस्टैंड, सेटिस्फाई टू यू। यस सर। आपको डाउट है आज तक अमन जी, महिमा जी, धीरेन, केदारमल जी, आपने स्टार्टिंग नो सर, नो सर, नो सर, एक सर सर अभी पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद डाउट दिख बोलेंगे आपको। हाँ महिमा जी बोलिए। सर मेरे को एक चीज जाननी थी कि हस्बैंड वाइफ ये जो डाइवोर्स फाइल करते हैं तो इसमें कई बार 7-7 8-8 साल भी डाइवोर्स लेने में लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? लॉस ऑफ एविडेंस की कमी की होने की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। कभी कभी कोर्ट मैंने कहते हैं ना कि वो हेमंत जी जो कह रहे हो बात, ये कोर्ट हमेशा बहुत सारी चीजें देखता है। जैसे कि रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कुछ बंदे की मारपीट वगैरह है और मेडिकल एविडेंस नहीं दिख पाती है कोई भी चीजें, या एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर का जो एविडेंस है वो आपने प्रूफ नहीं कर पाते। आपने जो आरोप लगाया है कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर है, मगर कोर्ट तो बोलेगा कि एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर है तो सबूत लाइए। आपके पास सबूत नहीं होगा तो आप कैसे फेस करेंगे? आपको कोर्ट तो सबूत पे बात करता है, बिना सबूत कोर्ट बात ही नहीं करता। जिसके पास सबूत है कोर्ट में उसी का पलड़ा भारी है, जिसके पास एविडेंस है वही कोर्ट में अपनी बातें एडमिसिबल करा सकता है। सही कह रहा हूँ केदारमल जी, हेमंत जी बात सही है? महिमा जी बहुत सारे रीजन होते हैं। महिमा जी आपको समझ में तो आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ सब? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छे से ना? बहुत एंजॉय करके पढ़ती हूँ। ओके थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, आप सब लोग जा सकते हैं और पीडीएफ मैंने स्टडी मटेरियल में दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है महिपाल जी, और कोई डाउट है पूछना, नंबर होंगे आपके पास मेरे। जी सर। आपके पास नंबर है ना मेरे महिपाल जी? नहीं सर, नहीं है। नहीं है? ग्रुप में होंगे, ले लूंगा सर। ग्रुप में होंगे, ले लेना। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक सर, ठीक। ओके हेमंत जी, धीरेन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।